नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज की इस वापस से रिवीजन क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं जनजातियां, राजस्थान के जीके से संबंधित जनजातियां और विश्व भूगोल के जीके से संबंधित अपन महासागर के प्रश्नों को देखेंगे। क्योंकि ये क्लास जो है ना, ये ऑब्जेक्टिव बेस है। डेस्क्रिप्टिव ऑलरेडी मैं इन सभी की करवा चुका हूं, तो वो भी प्लेलिस्ट बनी हुई है और अवेलेबल है आप लोगों के लिए। जो डेस्क्रिप्टिव देखना चाहते हैं बिल्कुल अच्छे से प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और बेहतरीन तरीके से पोस्टमार्टम करके बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से अच्छे लेवल से पढ़ाया हुआ है। अब कल की क्लास में अपने कुछ समस्याएं हुई थी, जो पैनल से संबंधित कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, लेकिन क्लास को ब्रेक नहीं किया था। आज सॉफ्टवेयर अपडेट किया है तो शायद समस्या नहीं हो, फिर देखते हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता आप, क्योंकि वो शायद बहुत सारी, देखो लोड बहुत सारा होता है तो ये भी कभी चीजें हैंग हो जाती है, तो आज नहीं होना चाहिए वैसे, लेकिन कल हुआ 2 बार। इसके लिए मैं आपसे तहे दिल से माफी नहीं मांगूंगा। क्यों? घर वालों से कहे कि माफी, कोई माफी आप ही नहीं मांगेंगे, अपन फॉर्मेलिटी नहीं करेंगे। आप मुझे समझते हो, मैं आप लोगों को समझता हूं, बस खेल खत्म। आगे बढ़ते हैं अपने सीधे ही। आज देखो जनजातियां अपन पढ़ रहे हैं। पहले राजस्थान के भूगोल से संबंधित अपन जनजातियां पढ़ रहे हैं। अब जनजातियों से संबंधित यदि देखा जाए तो जनजातियों को वैसे क्या कहा जाता है? मूल निवासी। क्या कहा जाता है? मूल निवासी। मैं संस्कृति के पोषक इन्हीं को मानता हूं कि आज जो है संस्कृति को बचा के रखे हुए हैं वो मूल निवासी भाई बहन ही है, जो अभी भी संस्कृति को जीवित रखे हुए हैं। ठीक है, इन्हीं के सम्मान में एक दिवस मनाया जाता है, आदिवासी दिवस। कब मनाया? आदिवासी दिवस मनाया जाता है। क्या? इस पे तो मैंने एक वीडियो भी बना रखा है पूरा। आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त। और आदिवासी भाई बहन जो है वो जय जोहार कहकर अभिवादन करते हैं। अब कल पता नहीं कोई एक विद्यार्थी देख रहा होगा अपनी जनजाति से संबंधित ही क्लास कोई, तो उसका कमेंट आएगा, सर ये जय जोहार का मतलब क्या है? अरे अभिवादन है। जैसे अपन नमस्ते, खम्मा गणी, जय श्री कृष्णा, जय जिनेन्द्र, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, ये सारी चीजें बोलते हैं। जैसे ही अपने मूल निवासी भाई बहन बोलते हैं जय जोहार, तो अपार जय जोहार करने में क्या पाछो जय जोहार कर देना बस। इतनी मतलब खतरे पंचायत ही नहीं करनी। एग्जाम में नहीं पूछेगा जय जोहार मतलब क्या है। हाँ, इंटरव्यू देने जाओ कोई पूछ ले, ध्यान नहीं, पर मैं इंटरव्यू की क्लास ले नहीं रही हूँ। जब इंटरव्यू ले वहां बी टाइम इंटरव्यू जड़ी बात करा। ठीक है, अभी अपने चल रही है वस्तुनिष्ठ। चलिए, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। सामाजिक सहकारी संस्था हेलरू राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? कौन सी संस्था? हेलरू। अब ये प्रश्न जो है ना, ये सारे अभी तक की ऑब्जेक्टिव क्लासेस में, ये 7वीं क्लास है, अभी तक की ऑब्जेक्टिव क्लासेस में सारे के सारे प्रश्न मैंने आए हुए लिए हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में आए हुए। जैसे ये प्रश्न देख रहे हो, ये भी हाल ही के वीडियो एग्जाम में आया था, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी, उसमें आया है। बताओ हेलरू संस्था का संबंध किससे? अच्छा, हेलरू क्या है? हेलरू एक सहकारी संस्था है। सहकारी संस्था है, सहकारी संस्था है, यानी कि जनजातियों के उत्थान से संबंधित है। लेकिन कौन सी जनजाति से संबंधित, ये आप लोगों को बताना है। फटाफट से मैं बता देता हूं। चलिए, सहरिया नहीं, कंजर नहीं, भीलमीणा नहीं, गरासिया से संबंधित है। ठीक है, और इस हेलरू संस्था का मतलब प्रत्येक स्त्री और पुरुष सदस्य होते हैं। ठीक है, गरासिया जनजाति, ये गरासिया जनजाति जो है ये बाहुल्य क्षेत्र यदि देखा जाए तो आपके सिरोही, उदयपुर, सिरोही पहले लिख लेना। ठीक है, सिरोही, उदयपुर, ये बेल्ट जो है ये ज्यादा, यहां पे ये ज्यादा है, गरासिया जनजाति से संबंधित ज्यादा है। सिरोही में भी यदि देखोगे तो सिरोही रोड यानी कि पिंडवाड़ा वाला जो क्षेत्र कहलाता है वो ज्यादा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये गरासिया जनजाति ज्यादा है। बाकी आगे और अपन देखते हैं व्याख्या, बहुत सारे प्रश्न है। राजस्थान के किस जिले में सहरिया जनजाति केंद्रित है? यानी कि किस जिले के अंदर सहरिया जनजाति बाहुल्य है? सहरिया ज्यादा कहां पाए जाते हैं? अच्छा, यदि जनजातियों की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान की कुल जनसंख्या के अंदर 13.4%, 13.4% जो है वो जनजातियों का है। 13.4% जनजातियां। यदि पूछे कि सर्वाधिक जनजातियां कहां है,
सर्वाधिक जनजातियां कहां है? तो वैसे दक्षिणी राजस्थान है, यहां पे सबसे ज्यादा है, ये उदयपुर वाला बेल्ट, और ये मतलब बहुत ज्यादा हाडोती और ये मेवाड़, ठीक है। लेकिन यहां पे पूछा जाए तो फिर आपको ध्यान रखना उदयपुर के अंदर, कहां? उदयपुर। फिर पूछ ले प्रश्न थोड़ा सा चेंज कि प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक जनजाति, तब क्या करोगे? तब करोगे बांसवाड़ा। क्या करोगे? बांसवाड़ा, ठीक है। यदि यह पूछा जाए कि न्यूनतम जनजाति, न्यूनतम जनजाति, तब क्या करोगे? न्यूनतम जनजाति कहां है? तो न्यूनतम के अंदर करोगे बीकानेर, बीकानेर। फिर यही चीज प्रतिशत के आधार पे पूछी जाए, फिर क्या करोगे? नागौर, ठीक है। ये थोड़ी सी फैक्ट है, ये ध्यान में रखना। अच्छा, प्रश्न का उत्तर दो फटाफट, लो फैक्ट देख लो आज अच्छे से, फिर नहीं तो कोई कहना मत के सर बीच में आ गए। बताओ इसका उत्तर सहरिया जनजाति, बिल्कुल बहुत ही आसान, और आसान उत्तर है और अच्छा प्रश्न। इसमें सिरोही नहीं है, यदि सिरोही वाला बेल्ट देखोगे तो वो किसके लिए है? गरासिया जनजाति के लिए ज्यादा सुटेबल है, ज्यादा यहां है। उदयपुर चित्तौड़गढ़ वाला बेल्ट देखते हो तो यहां पे कौन सी जनजाति ज्यादा है? भील जनजाति ज्यादा है। यदि आप डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र देखते हो तो भील तो है ही, साथ ही साथ डामोर ज्यादा है, क्योंकि यहाँ सिमलवाड़ा जो डूंगरपुर के अंदर है, यहाँ डामोर ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे इसका उत्तर कौन सा है? 12। और 12 में भी फिर आप जाओगे ना तो कौन से क्षेत्र आ जाएंगे? शाहबाद और किशनगंज। यहां पे जो है ये आपके सहरिया जनजाति ज्यादा है, शाहबाद उच्च क्षेत्र और किशनगंज 12 के अंदर। इस 12 वाला जो क्षेत्र, 12 में मतलब जितनी सहरिया जनजाति उनका 98% 12 के अंदर ही है, ठीक है। तो ये इसका उत्तर आप लोगों के आ गया। स्क्रीनशॉट लेना है क्या? ले लो, बाकी व्याख्या अपन आगे करते रहेंगे। भीलों के गांव के मुखिया कहलाते थे क्या? पाटिल, पटेल, चौकीदार या गमेती? भीलों के, ठीक है, पाटिल, पटेल, चौकीदार या गमेती, भीलों के गांव के मुखिया यानी भील जनजाति के मुखिया क्या कहलाते थे? अलग अलग पूछते हैं। मैंने यदि आप लोगों को ध्यान हो तो एक ट्रिक बताई थी, यदि आप लोगों ने ध्यान से पढ़ी हो तो, वो थी कपमी मुड़ो सको सगरा, कपमी मुड़ो सको सगरा। अब ये किस लिए बताई थी? ये मुखियाओं की ट्रिक थी। क्या होता था कि मुखिया जो है वो अपने को याद नहीं रहते, कई बार मुखिया जो है अलग अलग कंफ्यूज हो जाते हैं अपन, तो मुखियाओं को याद करने की ट्रिक थी, ये मैंने आपको बताई थी। अब यहां पे जो है यदि आप देखोगे तो यहां से आएगा आपके पटेल, ठीक है। अब पटेल है वो किस किस का मुखिया? एक तो मीणा, ठीक है, और एक कंजर। अब यहां पे ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो गया आपके कपमी, कपमी वाला काम पूरा। फिर देखो, फिर यहां से लिखना है मुखी, मुखी, और यहां से क्या आएगा? डो से डामोर लिखना, डामोर। तो डामोर जनजाति का मुखिया क्या है? मुखी कहलाता है। फिर आया आपके सको और सगरा। तो पहले इसको डिस्क्राइब करना ताकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। क्यों इसको डिस्क्राइब करना है? क्योंकि ये जो गरा है ना, इससे आप लोगों के बिल्कुल अच्छे से निकल जाएगा गरासिया, गरासिया, ठीक है। और यहां से लेना है सहलोत, सहलोत, ठीक है। और यहां से आएगा आपके स से सहरिया, सहरिया, और यहां से आएगा कोतवाल, कोतवाल। अब देखो मैं ब्लू घेरे में जो जो लिख रहा हूं ना, ये पटेल हो गया, ये कोतवाल, ठीक है, ये सहलोत और ये मुखी। ब्लू घेरे में जो जो है वो मुखियाओं के नाम है, और बाकी जो है जिस जनजाति का मुखिया है, ठीक है। इस तरीके से याद कर लेना।
यहां पे पूछा है भीलों के गांव के मुखिया क्या कहलाते थे, तो भीलों के गांव के मुखिया कहलाते थे गमेती। क्या कहलाते थे? गमेती कहलाते थे। लियो स्क्रीनशॉट फटाफट, एक ही झटके में आपके सारे ही मुखिया आ गए, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, पाल किसे कहते हैं? जनजातियों द्वारा की जाने वाली खेती, शहरियों की बस्ती, मीणाओं की बस्ती या भीलों की बस्ती। जनजाति द्वारा की जाने वाली खेती या शहरियों की बस्ती, मीणाओं की बस्ती या भीलों की बस्ती। पाल किसे कहते हैं? देखो दो शब्द, एक तो फड़ा और एक पाल। एक तो फला और एक पाल। जो सामूहिक कृषि होती थी ना जनजातियों की, वो तो हारी बावरी कहलाती थी। शहरियों की बस्ती सहराना कहलाती। शहरियों की बस्ती क्या कहलाती? सहराना। मीणाओं की बस्ती का ऐसा कोई स्पष्ट उल्लेख अपने पढ़ने में नहीं आता है। भीलों की बस्ती जो है ना, इसका उत्तर आप लोगों के क्या है? भीलों की बस्ती है। लेकिन यहां पे फला देखेंगे ना, तो मतलब भीलों की बस्ती यानी गांव की एक इकाई है। लेकिन यहां पे अपन यदि फला देखेंगे तो छोटी इकाई। कैसी? छोटी इकाई है। और पाल देखेंगे तो गांव की ही इकाई है लेकिन बड़ी इकाई है। तो ये कह सकते हो आपकी गांव को कहा जाता है, ठीक है। और यदि इसको कहोगे तो बड़ी इकाई, ठीक, ये ध्यान रखना। यदि अपन बात करें कि भील, अब भील देखो उदयपुर वाला, ये जो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा ये क्षेत्र है। और मतलब आदिम जनजाति कहलाई है। क्यों? क्योंकि बहुत पुरानी प्राचीन मानी जाती है। भील जो है बील शब्द से बना है। भील शब्द है ना, वो बील शब्द से बना है, बील। और इसका शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो होता है तीर कमान। क्या होता है? तीर कमान, यानी कि तीर कमान चलाने वाला। इनको वन पुत्र भी कहा गया। तीर कमान चलाने वाले ये कहलाते थे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना डिटेल। चलिए नेक्स्ट, भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष का उपयोग किया जाता था? बताओ देखें, पेय पदार्थ हेतु मतलब किस वृक्ष का प्रयोग किया जाता था जिससे पेय पदार्थ मतलब वो यूं है कि वो पीकर और फिर वो मस्ती में झूम सकते हैं। तो बताओ देखें फटाफट, प्रश्न आराम से आपको दिख रहा है, ठीक है। साइड में देखो, मैं पूरी स्क्रीन छोड़ के साइड में हट जाता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। खेजड़ी नहीं, क्योंकि खेजड़ी से कोई पेय पदार्थ नहीं बनता। लेकिन खेजड़ी से संबंधित आप लोगों को पता ही है कि ये क्या है? राज्य वृक्ष है। यदि यहां खाने पीने की बात हो रही है तो खाने के अंदर खेजड़ी से क्या प्राप्त होता है? एक तो आपके सांगरी, क्या? सांगरी या खोखा। सूखने के बाद सांगरी क्या कहलाती है? खोखा। इसके अलावा इसकी जो चारा होता है वो क्या कहलाता है? लूम, ठीक है। ये बाकी मैंने खिचड़ी अभी ऑब्जेक्टिव के अंदर बहुत सारी व्याख्या मैंने कर रखी है और आप सब भी जानते हो इसको। 1983 के अंदर राज्य वृक्ष का दर्जा दिया है, ठीक है। प्रोसोपिस सिनेरेरिया इसका वैज्ञानिक नाम वगैरह सारे सब कुछ अपन बहुत कुछ जानते हैं। अंगूर, आम या महुआ? तो इसका सही उत्तर क्या है आपके? महुआ। और इस महुआ से बनने वाली शराब, क्या शराब बनाते थे? पेय पदार्थ, यानी पेय पदार्थ को चाय बनाना थोड़ी पी, पेय पदार्थ यानी शराब बनाते थे और इसे कहा जाता था मावड़ी। कहा जाता था, क्या कहा जाता भी है, लेकिन ये क्या है? एक तरह की देसी शराब है। और ये फिर कभी कभी जहरीली शराब में बदल जाती है, जिस वजह से हम कई बार अखबार की सुर्खियों में देखते हैं कई सारी जनहानि का। तो ये देसी शराब जो है ये ज्यादातर जहरीली शराब में बदल जाती है। तो इससे कई जनजातियों की मतलब जनहानि भी होती है। तो ये मतलब अच्छी थोड़ी चीज है। अच्छी चीज है क्या? कई जना कहते गुरुजी कद लेर देखो बाद में ध्यान पड़ी कि अच्छी है कि नहीं है। अच्छी थोड़ी चीज है, नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है? लीला मोरिया, आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है? जन्म, विवाह, मृत्यु या इनमें से कोई नहीं। ऐसे कहते हैं ना, जन्म, परण, मरण किसी के हाथ में नहीं है। वो यही चीज है, जन्म, परण यानी पन्नीज है, ठीक है ना, ब्याह शादी, और मरण, जन्म, परण, मरण किसी के हाथ में नहीं है। कहते कि पहले लिखा हुआ होता है। कई जना कहते हैं गुरुजी कट लिखियोड़ो, मन बताओ मैं कई डेटा चेंज करना चाहवा, कौन वे पहला लिखियोड़ो गुप्त स्थान में दबायोड़ो है कि नहीं मिले, ठीक है। बताओ देखे इसमें से जन्म, मरण, परण में से कौन सा है इसका? ये लीला मोरिया। देखो ये कैसे याद रखोगे? जब शादी करने जाते हैं तो मोर बांधते हैं। मोर को राज्य पक्षी नहीं, मोर यहाँ पे ये जो बांधा जाता है ना, मोर बांधते हैं। तो
तो ये मोर माना जाता है, यानी कि ऐसे ध्यान रखना, लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है? विवाह से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से बीजा व माला किस जनजाति की शाखाएं हैं? बहुत अच्छा प्रश्न। यदि इसको साधारण भी कह सकते हो, लेकिन पढ़ा हुआ नहीं है तो कोई साधारण नहीं है। बीजा और माला कौन सी जनजाति है? लो देखो, पढ़ो अच्छी तरीके से और बताओ, बीजा और माला कौन सी जनजाति से संबंधित है? सासी, डामोर, सहरिया या कंजर? सासी, डामोर, सहरिया या कंजर? देखो कंजर जो है ये अलवर, भरतपुर, जयपुर वगैरह इस साइड ज्यादा है। सहरिया जनजाति जो है ये आपको बता दिया कि बारां की तरफ ज्यादा है। सहरिया कहां है? बारां की तरफ है ज्यादा। ठीक है, डामोर यदि कहोगे आप तो स्पेशली शिमलवाड़ा वाला जो क्षेत्र है, शिमलवाड़ा, शिमलवाड़ा कहां आ जाता है? ये डूंगरपुर, डूंगरपुर यानी कि डूंगरपुर बांसवाड़ा। ठीक है, वो क्षेत्र। और इसी कारण ये शिमलवाड़ा जो है इनके बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण डामरिया भी कहलाता है। ठीक है, इस शिमलवाड़ा को क्या कह दिया जाता है? डामरिया। डामोर ज्यादा है इसलिए डामरिया कह देते हैं। सांसी जो है वो भरतपुर, स्पेशली भरतपुर में ज्यादा है, भरतपुर साइड ज्यादा है। और आप लोगों के इसका जो उत्तर है इस प्रश्न का वो भी आपके सांसी है। ठीक है, सांसी जनजाति, बीजा और माला इनकी उप शाखाएं हैं। और इसके अलावा ये जो है हरिजनों के माध्यम से अपने कई विवाद जो है वो सुलझाते भी हैं। ठीक है, तो ये चीजें साथ में ध्यान रखना। चलिए, ये कंजर ऐसी जनजाति है जो कहते हैं कि मकानों के इनके मतलब दरवाजे नहीं लगाते, लेकिन पीछे एक खिड़की जरूर रखते हैं कि कभी कोई विपत्ति आए तो वहां से सीधे मतलब बचाव किया जा सके। ठीक है ना। और यहाँ पे इनके हाकम राजा का प्याला, मृत्यु के समय भी 4 बूंद जो है शराब की डाली जाती है मुंह के अंदर। हाकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते। अब हाकम राजा और प्याला के हैं ध्यान है वही है। ठीक है, लिटिल लिटिल। अब लिटिल लिटिल मतलब वो पीने के बाद कौन झूठ बोलता है? कोई झूठ नहीं बोलता है। वो पीने के बाद में वो सच्चाई, वो सच बोलने की दवा है। ठीक है ना। तो हाकम राजा का प्याला पीने के बाद में झूठ इनसे बोला ही नहीं जाता और बोलते ही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाँ, अब आ जाते हैं अपन कुछ फैक्ट पे। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव के साथ में अपन देखो, बीजा और माला अभी अपन पढ़ के आए। सांसी, और सांसी जो है वो एक खानाबदोश भी जनजाति है। ठीक है, जनजाति के अंदर यहां से ये ध्यान रखना, खानाबदोश। खानाबदोश जनजाति। मोरनी मोरना किस जनजाति से संबंधित है? तो मीणा जनजाति से संबंधित है। किस जनजाति का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है? मीणा। इसमें भी मुनि मगन सागर है, इन्होंने उल्लेख किया है और मुनि मगन सागर ने इनका उल्लेख किया है। ठीक है, और उसमें 5600 गोत्र के बारे 5200 गोत्र के बारे में इनका उल्लेख मिलता है। वह जनजाति जिसमें पुरुषों द्वारा स्त्रियों की भांति आभूषण पहनने का रिवाज है, डामोर जनजाति के अंदर है। किसके अंदर है? डामोर जनजाति। देखो, एक तो स्त्री पुरुष का कॉम्बिनेशन यहां आपको देखने को मिलेगा, एक स्त्री पुरुष का कॉम्बिनेशन मिलेगा कथोड़ी जनजाति के अंदर। क्या कॉम्बिनेशन है? वो साथ में बैठकर पैग लेते हैं। कैसे? कि भाई मेरे मनु के वाली बात नहीं है, किताब में लिखी हुई है। ठीक है, कि वो जो है साथ में बैठकर मियां बीबी दोनों जो है, पति पत्नी, स्त्री और पुरुष साथ में बैठ के शराब का सेवन करते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। मैं क्या कर सकूं? ठीक है, अब मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी? ठीक है, हाँ भाई आपस में राजी है तो क्या भाई बनाओ एक और झूम बराबर। तो ये उनके बारे में कह रही बात की। ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों के लोकप्रिय? आदिवासियों के अंदर है। फायरे फायरे का रणघोष, इसको कहते हैं रणघोष। ठीक है, ये किसके द्वारा किया जाता है? भील जनजाति द्वारा फायरे फायरे का रणघोष किया जाता है। सहरिया जनजाति के लोग अधिकतम किस जिले में? बारां के अंदर है। और बारां में भी 98%, बारां के अंदर यदि कहेंगे तो 98% है। और इस जनजाति के बाहुल्य के कारण इसे बारां को काली हांडी कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है? काली हांडी। काली हांडी के नाम से भी इसे जाना जाता है। जनजातियों के खिलाड़ियों को परंपरागत तीरंदाजी में प्रशिक्षण देने हेतु तीरंदाजी खेल अकादमी उदयपुर। देखो, तीर कमान चलाने वाले, अभी बिल शब्द का शाब्दिक अर्थ बताया था आपको, बिल जनजाति से संबंधित, यानी कि तीर कमान चलाने वाले। तो तीर कमान का फिर वापस यदि प्रशिक्षण केंद्र पूछ ले तो बिल सबसे ज्यादा कहां? उदयपुर। तो तीर कमान वाला भी कहां? उदयपुर के अंदर। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं अपन आगे। चले नेक्स्ट। मीणा जनजाति की उत्पत्ति का मुख्य स्रोत मीन पुराण। ये देखो आगे आगे
तुरंत ही आ गया है। अब इसमें आपको ज्यादा मतलब वो लोड नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अभी आपको पहले पीछे बता दिया है, ठीक है ना। मुनि मगन सागर। अब यदि देखा जाए तो मीणा जनजाति जो है ये बताते हैं कि मीन शब्द से ही इनकी उत्पत्ति हुई है, और इस मीन शब्द का मतलब क्या होता है, मत्स्य, ठीक है, या मछली। इसलिए बताते हैं कि मीणा जनजाति के लोगों के अंदर मछली को खाना निषेध है, ठीक है, ये चीज भी बताई जाती है। और मीन पुराण जो लिखी है, या मीणा पुराण कह सकते हो, या मीन पुराण, ये लिखी है मुनि मगन सागर ने, और इन्होंने मुनि मगन सागर ने 5200 गोत्र का उल्लेख किया है, इनकी 5200 गोत्र का उल्लेख किया है। वैसे इतिहास के अंदर मीणाओं की 24 खापे पढ़ने में आती है। खापे कितनी थी, 24 खापे पढ़ने में आती है। अच्छा, मीणाओं के अंदर भी देखो, मीणा भी बहुत तरह के हुए, लेकिन मुख्यतः 2 तरह के मीणा हुए हैं। एक तो जमींदार मीणा, एक तो जमींदार मीणा, और एक चौकीदार मीणा। जमींदार मीणा और चौकीदार मीणा। अब वैसे तो बहुत सारे हुए हैं, ठीक है, बहुत है, पड़ियार मीणा भी है, ये भी है, बहुत है, लेकिन मुख्य तौर पे 2 हैं और ये पूछे जाते हैं। इसके अलावा फिर आपको पता है मीणा जनजाति से संबंधित आंदोलन बताए थे आपको, जरायम पेशा कानून, वो अपन जनजाति वाले आंदोलन के अंदर आपको बताया था। लास्ट में जो है 1952 में जाकर अंतिम रूप से रोक लगाई गई, यानी कि वहां पे जो है उनको अपनी बेगुनाही का सबूत देना पड़ता था, हर बार हाजिरी देनी पड़ती थी थाने के अंदर। तो ये आप लोगों को मैंने कई बार बताया हुआ है। गौतम ऋषि को ये बहुत मानते हैं। यहाँ पे पौसालिया के पास में भी मेला भरता है इनका, अरनोद प्रतापगढ़ के अंदर भी मेला भरता है। ये सारी चीजें जो है आप लोगों को रिकॉल होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, किस समाज के लोग दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा के दिन अपने अस्त्रों का प्रयोग नहीं करते थे, नहीं करते हैं? किस समाज के लोग दीपावली के बाद, इसका जो उत्तर है आप लोगों के मीणा ही है, ठीक है। किस समाज के लोग दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा के दिन अपने अस्त्रों का प्रयोग नहीं करते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, जनजातियों के लिए गारिये का ढोल किसका सूचक है? गारिये का ढोल, देखो ढोल भी अलग अलग तरीके बजाए जाते थे। देवाल ढोल भी बजता था, गारिये का ढोल भी बजता था, नचनिया ढोल भी बजता था। ये ढोल मतलब कई तरह के संकेत देते थे, ठीक है ना, कई तरह के संकेत देते थे। तो इसमें से बताना है गारिये का ढोल जो है वो किसका संकेत देता है? दुर्घटना का, मृत्यु का, नृत्य का, या बच्चे के जन्म का? बताओ, देखिए फटाफट, गारिये का ढोल किस चीज का संकेत देता है? ऐसे मत समझना कि ये प्रश्न आते थोड़ी आते हैं, बिल्कुल। गारिये का ढोल देता है दुर्घटना का। यदि मारू ढोल की बात करें, क्योंकि ये प्रश्न आए हुए ही लिए मैंने, ठीक है, मारू ढोल की बात करें तो वो किसी न किसी विपत्ति का संकेत देता है, या तो विपत्ति है या किसी का हमला हुआ है ऐसा, ठीक है, तुरंत। और यदि बात करें अपन देवाल ढोल की, कि देवाल ढोल किस चीज का संकेत देता है, तो देवाल ढोल जो है वो देता है कोई ना कोई बीमारी या प्रकोप ऐसा कुछ फैल रहा है, तो उसका संकेत देता है बीमारी। एक नचनिया भी बजाते थे जो शादी ब्याह में बजाया जाता। हम नाचने रकट काम पड़े ब्याह शादी में ही, ऐसा थोड़ी है कि आयो तो है, मतलब फैली तो है विपत्ति और नचनिया ढोल बजा दे के अपन तो आई एम ए डिस्को डांसर, ऐसे थोड़ी चलेगा। तो नचनिया ढोल कहां बजेगा? जहां ब्याह शादी है वहां पे ही बजेगा। और यहाँ पे क्या है, ये जो मारू ढोल विपत्ति में और ये बीमारी के अंदर। आई बात समझ? नेक्स्ट, चांदनी रात की चांदनी में मछली नृत्य का आयोजन राजस्थान में किस जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? बंजारा, कालबेलिया, कथोड़ी या सांसी? बताओ, बंजारा, कालबेलिया, कथोड़ी या सांसी? ये कालबेलिया तो है ना, आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। कालबेलिया किस लिए ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि भारतीय संस्कृति का परिचय विदेशों के अंदर भी, यदि आपने गुलाबो सपेरा का नाम सुना है, ठीक है, इनके बारे में एक बार प्रश्न बना भी था कि राजस्थान की वो कौन सी जनजाति है जो सांप दिखाकर अपने मतलब पालन पोषण करती है, अपना पालन पोषण या ऐसे। तो ये कालबेलिया जनजाति के अंदर ही आते हैं। इनमें कह सकते हो आप सपेरा, नाथ, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं, कालबेलिया, ठीक है। और इनमें से सबसे प्रसिद्ध नृत्यांगना कालबेलिया नृत्य की वो है गुलाबो सपेरा, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। अब यहाँ पे जो मछली नृत्य से संबंधित है उसका उत्तर है आपके बंजारा जनजाति, ठीक है। कौन सा? बंजारा जनजाति। नेक्स्ट,
राजस्थान में भील स्त्रियों द्वारा पति की याद में गाया जाने वाला गीत, यानी कि यहां पे आप जितने गीत देख रहे हो ना, ये जैसे कि ये सुवटिया, ये जोरावा, ये पीपली, ये सारे पति की याद में ही गाए जाते हैं। क्यों गाए जाते हैं? मन के ध्यान, सुवटिया, जोरावा, पीपली, ये सारे विरह गीत है। पति गए प्रदेश, पिया की याद सताती है। ठीक है, सुवटिया भील स्त्रियों द्वारा गाया जाता है। अच्छा, मैंने उत्तर ही बता दिया। ठीक है, चलो, सुवटिया भील स्त्रियों द्वारा, ये जोरावा और पीपली, ये दोनों ही जो है पश्चिमी राजस्थान के हैं, पश्चिमी राजस्थान से संबंधित है। और इसके बारे में तो स्पेशल पूछा भी था, कहां? जैसलमेर, जैसलमेर या मरुस्थली क्षेत्र के अंदर, या मरुस्थली क्षेत्र के अंदर। ये छावली जो है ना, इन गीतों का संबंध डूंगजी जवार जी से है। किससे है? डूंगजी जवार जी। ठीक, चलो लेना स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में थोरी जनजाति किस लोक देवता को एक आराध्य देव के रूप में मानती है? थोरी जनजाति। ठीक है, एक कहावत भी चलती है इनके पीछे, लेकिन यहां पे आप प्रश्न पे फोकस करें, है ना। पाबूजी, हड़बूजी, जुजार जी या बिग्गा जी? देखो, जाटों से संबंधित तो है बिग्गा जी। ठीक है, और जुजार जी जो है वो गांव के बाहर वैसे मंदिर होता है। ये कहा जाता है कि जुजार वो देवता बनते हैं जो जिनकी मतलब जिनका देवलोक गमन किसी न किसी ऐसी घटना से हुआ जिसमें वो जूझ कर गए हैं, तो वो जुजार जी कहलाए, ऐसा कहा जाता है। इसके अलावा हड़बूजी और पाबूजी, इनमें से आपको उत्तर बताना। देखो, दो तो नहीं है, मैंने आपको बता ही दिया, दो में से एक बताना है, और इसका उत्तर है बिल्कुल सही, पाबूजी। ठीक है, पाबूजी की घोड़ी का क्या नाम था? केसर कालमी। जन्म कहां हुआ था? कोलूमंड, कोलूमंड। ऊंटों के देवता, प्लेग के देवता, ये सारे इनके नाम, लक्ष्मण के अवतार इन्हें कहा जाता है। ये सारे इनके मतलब इनसे संबंधित पूछे जाते हैं। और इसके अलावा नायक और थोरी इनके अनुयायी, और रायका यानी कि देवासी जो होते हैं वो भी इन्हें बहुत ज्यादा मानते हैं, पाबूजी से संबंधित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, चलिए भैया नेक्स्ट फैक्ट है अपने थोड़े से। राजस्थान की वह कौन सी जनजाति है जो अपने मकान के दरवाजे बंद नहीं करती? मतलब दरवाजे बनाते ही नहीं, ज्यादातर खिड़की बना देते हैं पीछे। ठीक है, कि वहां से पाती मांगना भी इनके अंदर ही आता है। पाती मांगना, पाती मांगना क्या होता है कि यदि कोई बुरा काम करना है, बुरा कैसे? चोरी, चकारी, डकैती, किसी को मारपीट वगैरह जो भी करना है, तो उसके पहले भी भगवान से परमिशन मांगते हैं और भगवान को कहते हैं कि हमें इस चीज में जो है सफलता देना। देखो, काम जो धंधा है, गंदा है पर धंधा है, ये वो वाली बात हो गई। यानी कि ये हमारा काम है, अब जैसा भी है वैसा है। और उसमें भी, इसमें भी ये भी कहते हैं लोग, देखो कोई बुरा मानने वाली बात नहीं, ये भी कहते हैं कि मेहनत का ही लेते हैं। यानी कि यदि कोई किसी को मान के गए, पाती मांग के किसी को इसको मार के जो है इसके पास से सामान लेना है, लेकिन वो उसके पास गए, उसने खुद ही डर के दे दिया, ले भाई सामान मेरे तो नीचे जाए, तो भी वहां पे वो कहें कि उसको पहले तो मारेंगे, मेहनत तो नहीं की, बिना मेहनत का कैसे लें, पहले मारेंगे बाद में लेंगे, ऐसा कहा जाता है, किताबों में लिखा हुआ ही पढ़ा है हमने। ठीक है, आदिवासियों द्वारा पहने जाने वाला सबसे प्राचीनतम वस्त्र कौन सा है? तो ये नांदड़ा, आदिवासियों से संबंधित वस्त्र है। भीलों की भाषा में ढेपाड़ा किसे कहा जाता है? तंग धोती, इसको कहा जाता है ढेपाड़ा। राजस्थान में रायका, रायका यदि ये ध्यान रखो कि रायका शब्द जो प्रयोग होता है वो देवासी के लिए, रेबारी जो जाति होती है देवासी, उनके लिए ये प्रयुक्त होता है। और ऊंट पालन पोषण के लिए ये बहुत, देवासी यानी कि देखो ज्यादातर यदि आपने देखा होगा ये क्या है? पशुपालक जाति है। अब तो क्या है, एजुकेशन में भी बहुत आ गए, देवासी समाज के युवा अभी अपने चैनल से भी बहुत पढ़ रहे हैं और बहुत बढ़िया तरीके से आगे भी बढ़ रहे हैं। लेकिन यदि बैकग्राउंड में देखा जाए तो पशुपालक जनजाति है। अब देवासी यानी कि देवता का वास जहां हो, अब इसमें यदि देखा जाए कि राजस्थान के जितने ऊंचे ऊंचे शिव जी के मंदिर है, महादेव जी जो हो जिया देवासी हो जिया, क्या कि पशुपालक जनजाति भेड़ और बकरी चराते हुए फिर ये निकल जाते हैं और पहाड़ों में दूर दूर जाते हैं और कहीं पे फिर जो मंदिरों की खोज, ज्यादातर यहाँ पे महादेव जी हो जिया जिको देवासी हो जिया। यार क्या करे, बहुत मतलब ये कहा जाता है कि देवासी जाति के जो लोग हैं बहुत सीधे होते हैं, क्योंकि पशुपालक जाति रही है और मतलब अपने राजस्थान के अंदर तो बहुत है, ऊंट वगैरह पालने का मुख्य काम इनका ही रहा है। ये देखो ऊंट पालन से संबंधित है। पडियार मीना जनजाति क्षेत्र में मूलतः है, कहां है? टोंक, भीलवाड़ा और बूंदी के अंदर पडियार मीना।
राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? मीणा है। लाइट आ गई, चलो बढ़िया है। 1-2 मिनट ले लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो जितने, थोड़ा सा इसको नहीं तो क्या है, आज गर्मी में ही क्लास पूरी होती। देवासी, पड़ियार मीणा, मीणा, चौकीदार मीणा, और वो ज्यादा पूछे जाते हैं, जमींदार मीणा और चौकीदार मीणा। नेक्स्ट, भीली व्याकरण नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? भीली व्याकरण बहुत अच्छा प्रश्न और बहुत बार पूछा गया। डीएन मजूमदार, कर्नल जेम्स टॉड, जीएस थॉमसन, मोतीलाल मेहनारिया। इसका उत्तर दोगे तो मैं मान लूंगा कि आप वास्तव में पढ़ रहे हो या रिवीजन कर रहे हो। बताओ, देखें, देखते हैं कितने जने उत्तर दे पाते हैं सही से। डीएन मजूमदार, कर्नल जेम्स टॉड, जीएस थॉमसन या मोतीलाल मेहनारिया। देखो, एक तो आता है भीली बोली। ये भीली बोली यानी वागड़ी जो भाषा है, वागड़ी को भीली बोली कहा किसने? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ग्रियर्सन ने कहा है, ठीक है। और यहां पे इसका जो उत्तर होगा वो आपके जीएस थॉमसन होगा। क्या होगा? जीएस थॉमसन। यदि किसी ने मोतीलाल मेहनारिया कहा है, गलत है। जेम्स टॉड कहा है तो भी गलत है। भीली व्याकरण का जो है वो जीएस थॉमसन है, और बहुत अच्छा प्रश्न और बना हुआ प्रश्न है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, राजस्थान की वह जनजाति जिसमें हाकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते। अभी आगे आगे आप लोगों को बताया, पाती मांगना, हाकम राजा का प्याला, अंतिम समय में 4 बूंदे मतलब शराब की मुंह में गिरानी, जो भी जिसकी मृत्यु हुई है वो सारी की सारी चीजें किससे संबंधित है? आपके कंजर से संबंधित है। अच्छा, कंजर जनजाति जो है इनको मोर का मांस प्रिय है। मोर का मांस प्रिय। यहां पे एक कथोड़ी जनजाति के बारे में बता दें। ये क्या करती है? ये मैन जो है कत्था एकत्रित करना, कत्था बनाना, कत्था बनाने का काम। अब कत्था खैर वृक्ष से बनाया जाता है। ये स्पेशली जो है महाराष्ट्र से लाकर यहां पे बसाई गई जनजाति है। मेवाड़ महाराष्ट्र से लाके इनको यहां पे बसाया, तो इनके संबंधित एक वस्त्र पूछ लिया जाता है, फड़का, ठीक है। महिलाओं द्वारा पहना जाता है एक वस्त्र, फड़का। अब ये फड़का जो है ना, इसलिए मैंने महाराष्ट्र का बताया आपको, क्योंकि फड़का जो है वो मराठी साड़ी है, मराठी साड़ी जो कथोड़ी जनजाति की महिलाओं द्वारा पहना जाता है। अब इनमें कथोड़ी के अंदर मैंने बताया ना, एक तो वो वाली कौन सी एक ऐड आती थी, खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे 3 यार, आप मैं और बैक पाइपर। तो ये वो वाली बात है, ये दोनों जो है मियां बीवी मिलकर बढ़िया आराम से एंजॉय, ठीक। और इसके बाद में एक चीज और ध्यान रखनी इसके अंदर, एक तो ये साथ में, ये तो है शराब पीते साथ में, वो वाली चीज तो मतलब पूछा भी गया, ऐसा नहीं कि अपन सिर्फ मजे लेने के लिए कह रहे हो, ऐसा नहीं है, पूछा भी गया है। एक तो ये ध्यान रखना, एक ये, और एक जो है इनको बंदर का मांस प्रिय होता है, बंदर का मांस प्रिय, वो भी लाल मुंह के बंदर। अब क्यों? कथोड़ी, कत्था एकत्र करना, पेड़ पे चढ़ना है, तो फिर बंदर आधे बीच में आए तो फिर मार दे, यूं वो वाली बात हो जाएगी। तो बंदर का मांस प्रिय। चलिए नेक्स्ट आ गए अपन अब विश्व भूगोल के ऊपर, ठीक है। जनजातियों से संबंधित काफी सारे देख लिए, और मैंने टेलीग्राम पे डाला भी था कि जनजाति से संबंधित, तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से रिवाइज किया भी होगा। अब आ जाते हैं अपन, महासागरों की औसत गहराई कितनी है? 3800 मीटर, 4500 मीटर, 2000 मीटर या 1500 मीटर? सबसे पहले तो एक चीज ये ध्यान रखना कि महासागरों की गहराई है ना, ये फैदम में मापी जाती है। किसमें? फैदम में। फैदम इसकी इकाई है, और एक फैदम बराबर 6 फीट ये पैमाना रहता है, तो ये फैदम में मापी जाती है। यदि यहां पे पूछे महासागरों की औसत गहराई, तो आपके उत्तर निकल के आएगा 3800 मीटर इनकी औसत गहराई होती है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट। अच्छा पहले इनको सेव कर देते हैं, ये इतनी सेव हो जाए तो शेयर करने में ठीक रहेगी। कैसी रिवीजन, कैसा चल रहा है, कैसा अभ्यास चल रहा है, बता सकते हो कमेंट करके। और अभ्यास के लिए आप लोगों को बहुत सारी अभ्यास सीरीज भी दी गई है जिसके बारे में टेलीग्राम पे बताया भी गया। और अभी तो आप लोगों को मतलब जीजीडी अपडेट के रूप में बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट भी अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। 1 जुलाई से आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी मुहिम को शुरू करने वाले हैं जो आपको 30 जून को बता देंगे। 1 जुलाई से शुरू होगी यानी 30 जून को बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, क्षेत्रफल के आधार पर महासागरीय नीतल का सही क्रम, अवरोही क्रम क्या है? अवरोही यानी बड़ा से छोटा, इसको कहा जाता है अवरोही। अब बताना है इसमें से महासागरीय नीतल यानी महासागरीय में भी उच्चावच के आधार पे अलग अलग भाग होते हैं। यह सारी चीज बताई थी आपको डिस्क्रिप्टिव में, है ना। तो अब यहां पे ये बताना है कि इसके आधार पर महासागरीय नीतल के आधार पे सबसे बड़ा कौन सा है, उसके बाद में कौन सा प्रतिशत आता है सभी महासागरों को मिलाकर, उसके बाद में कौन सा आता है, उसके बाद में कौन सा आता है, ये बताना है। अच्छा इसमें तो मैंने यहां पे आप लोगों को ऑप्शन ही पुट मिलाने वाले तो ऑप्शन टाइप ही नहीं हुए। तो चलिए मैं आपको यहीं पे बता देता हूं कि यहां पे देखो, एक तो महासागरीय मैदान, ठीक है, महासागरीय मग्न तट, महासागरीय मग्न ढाल और महासागरीय गर्त, ठीक है। इस तरीके से ये ध्यान में रखना। यदि ये देखा जाए तो 75.9%, ठीक है। यदि ये मग्न तट देखे जाए तो 8.6%, यदि ये देखे जाए तो 8.5% और ये देखे जाए तो 7%। तो इसका क्रम भी हो गया यही, ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, इस तरीके से जमा लेना। मैंने क्रम आपको बता दिया है, यानी मैदान सबसे ज्यादा है, फिर बाद में अंदर चले जाओगे तो मैदान सबसे ज्यादा है। उसके बाद में देखो मैं आपको संरचना भी बता देता हूं, इसकी मैंने डायग्राम शामिल किया है साथ में। वैसे जैसे बाहर अपन को पहाड़ी वगैरह ये सब देखने को मिलता है, तो महासागरों के अंदर भी ये सारी चीजें होती है, जिसमें यदि यहाँ पे देखा जाए तो यह तट के आसपास का मैदान, ठीक है, तटीय मैदान। फिर इसके बाद में महाद्वीपीय मग्न तट भी कहते थे, महासागरीय मग्न तट भी लिखा मिल जाता है, यानी कि इसके पास में बिल्कुल जो है थोड़ा सा पानी आएगा यहाँ पे महाद्वीपीय मग्न तट। फिर इसके बाद में महाद्वीपीय ढाल आ जाएगा, यानी ये ढलान स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद में जैसे कहीं पे उठाव है तो वो उठाव वाली चीज आ जाएगी, और इसके बाद में ये नीतल मैदान, तो ये आ जाता है महासागरीय मैदान। तो मैदान सबसे ज्यादा होंगे, इस तरीके से इसके उच्चावच पाए जाते हैं, ठीक है। उच्चावच के आधार पर इस तरीके से ये पाया जाता है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा, बहुत अच्छे से आप लोगों को याद होगा क्योंकि आप लोग रिवीजन कर रहे हो, तो ये चीजें बहुत अच्छी तरीके से याद भी रहनी चाहिए। कौन सा है सबसे बड़ा? प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। अब ये बहुत बड़ा महासागर है, तो यहां पे ये ध्यान रखना कि ये जो है 1/3 पृथ्वी का 1/3 भाग रखता है, ठीक है। 1/3 भाग पे फैलाव आप कह सकते हो। इसे सुख और समृद्धि का सागर भी कहा जाता है, सुख व इसमें अग्नि मेखलाएं खूब है। अग्नि मेखलाएं इसके अंदर बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना। बाकी के अंदर बाकी की विशेषताओं भी मैं बताऊंगा आगे। यहाँ पे ये देखो पैसिफिक ओशियन जो है उसका फैलाव कहाँ का है, तो यदि यहाँ पे देखोगे अपने अपने क्या होता है कि नक्शा जो ज्यादातर दिमाग में होता है, जैसे मान लो इस पूरे बोर्ड पे नक्शा है वो वाला दिमाग में रहता है, तो अपने को क्या है इंडिया की लोकेशन यहाँ पे दिखती है, तो फिर बाद में जो है उस तरफ वाला अपन बहुत कम इमेजिन करते हैं। खूब लोग जो है कम इमेजिन करते हैं। अपन क्या है ये वाला
यदि देखते हैं तो अपना इंडिया तो इस तरफ हो जाता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया आ गया ये तो ये, लेकिन ये पृथ्वी जो है गोल है। फिर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे ये एशिया, अब इंडिया तो इस तरफ रह गया पीछे की तरफ, यहाँ पे ये पैसिफिक ओशियन जो है वो ये वाला क्षेत्र है, प्रशांत महासागर, यानी कि इसके यहाँ पे देखा जाए प्रशांत महासागर के, यदि ये पूछे आपको कि प्रशांत महासागर के पश्चिम में कौन कौन से महाद्वीप हैं, तो यहाँ पे एक तो एशिया आ जाएगा, एक ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। यदि ये पूछे कि पूर्व में कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे उत्तरी अमेरिका आ जाएगा और दक्षिणी अमेरिका आ जाएगा। इसके बीच में जो फैला हुआ है ये प्रशांत महासागर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, समुद्री जल में लवण की मात्रा लगभग होती है कितनी? अब ये जो है ना, अच्छा यहां पे सभी ऑप्शन के अंदर एक चीज और होनी चाहिए, वो है ये, क्योंकि लवण की मात्रा जो है वो प्रति हजार में मापी जाती है। एक जीरो आएगा यानी कि प्रतिशत, और प्रति हजार में इसको मापा जाता है। लवण की मात्रा को प्रति हजार में मापा जाता है, ठीक है। और इनको मापने के लिए, लवणता मापने के लिए एक मतलब इसकी जो माप जिसमें मापते हैं उसे कहा जाता है सैलाइन नेक्टर, ठीक है। और इसका सही उत्तर है आपके 35 प्रति हजार। अब यदि ये देखा जाए कि कुल अभी तक ज्ञात जो लवण है वो कितने हैं, अभी तक कुल ज्ञात लवण वो है 27 प्रकार के। कितने? 27 प्रकार के ज्ञात लवण है। बहुत सारी चीजें हैं, लवणता बहुत सारी चीजों से होती है, ठीक है। यदि इसमें देखा जाए कि सबसे ज्यादा सर्वाधिक लवणता में सबसे ज्यादा पदार्थ कौन सा है, सर्वाधिक, तो इसके अंदर आएगा आपके सोडियम क्लोराइड, 77% के करीब है। यदि सबसे कम यानी कि कम में यदि पूछे तो फिर आपके आ जाएगा MgBr यानी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा लवणता के अंदर आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट, विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त किस महासागर में? यदि किसी ने, अभी मैंने प्रशांत महासागर का नक्शा दिखाया वो भी ध्यान से देख लिया तो उसको ये चीज याद है, लेकिन ये याद होनी बहुत जरूरी है। मेरियाना गर्त जो है वो प्रशांत महासागर के अंदर है। यदि बात करें इसकी खोज, तो इसकी खोज जो है वो 1960 के अंदर हुई। वित्याज नामक जहाज से, सोवियत संघ का जो है वित्याज नामक जहाज था, उसके माध्यम से इसकी खोज की गई, ठीक है। इसकी गहराई पूछी जाती है तो इसकी गहराई ध्यान रखना 11,022 मीटर, कई जगह 11,033 भी देते हैं, तो ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है। इसे चैलेंजर गर्त के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है? चैलेंजर गर्त भी कहा जाता है। वित्याज नामक जहाज से इसकी खोज की गई। ये जो है फिलीपींस, जो अपने ट्रेंच गुएना उसके पास में है। कहां है? फिलीपींस ट्रेंच गुएना के पास। और सबसे गहरा गर्त है ये मेरियाना गर्त, ठीक है। यहां पे सबसे ज्यादा वायुदाब भी, सबसे जो है न्यूनतम वायुदाब यहां पे पाया जाता है, 877 MB का मिलीबार, ठीक है। नेक्स्ट, ये देखो, ये है लोकेशन, ये मेरियाना गर्त की लोकेशन है। यहां पे गुएना, ट्रेंच गुएना के पास में ये यहां पे पाया जाता है, ठीक है ना। ये मेरियाना गर्त की लोकेशन है। चलो नेक्स्ट, किस महासागर के तटीय भाग को अग्नि मेखला कहा जाता है? अब मैंने व्याख्या में हाथों बातों में बता दिया था कि इसका जो सही आंसर है वो प्रशांत महासागर है। इसका सही आंसर क्या है? प्रशांत महासागर। अग्नि मेखला कहते हैं क्योंकि इसमें जो है इसकी यदि परिधि में देखा जाए तो ज्वालामुखी बहुत ज्यादा है, इसलिए इसे अग्नि मेखला भी कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? अटलांटिक का, अभी अपन ने पढ़ा वो प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त था। अब अटलांटिक महासागर के अंदर बहुत सारे गर्त है, रोम से गर्त भी है, प्यूर्टो रिको भी है, सैंडविच गर्त भी है, बहुत सारे हैं, लेकिन यहां पे आपको बताना है उसका सही उत्तर है आपके प्यूर्टो रिको गर्त। सबसे गहरा गर्त इसका कौन सा है? प्यूर्टो रिको गर्त है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से किस महासागर में ग्रैंड बैंक व डागर बैंक कहा जाता स्थित है? ग्रैंड बैंक और डागर बैंक जो है एक तरीके से मतलब मछली उत्पादन के लिए बहुत प्राइम लोकेशन कही जाती है। यहाँ पे जो है गर्म धारा और ठंडी धारा के मिलन के कारण बहुत ही अनुकूल परिस्थितियां बन जाती है मछलियों के लिए, तो यहां से ये इन्हें ग्रैंड बैंक, डागर बैंक कहा जाता है। ये आपके कहां है? अटलांटिक महासागर के अंदर है, ठीक है। कहां? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर में बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी आपको, जैसे सार्गेसो सागर हो गया आपके, ये ग्रैंड बैंक, डागर बैंक ये हो गए आपके, जो है अटलांटिक कटक है वो हो गया, और भी बहुत सारी चीजें अटलांटिक महासागर में। एस आकार का महासागर है, सबसे व्यस्ततम महासागर कहा जाता है
क्योंकि इसके चारों तरफ जो है विकसित देश है, ठीक है, इसलिए ये सबसे व्यस्ततम महासागर कहलाता है। बरमूडा ट्रायंगल किस महासागर में अवस्थित है? यही जिसका अभी अपने जिक्र चल रहा था, बरमूडा ट्रायंगल, जिसे रहस्यमय घटनाओं के लिए जाना जाता है, वो भी कहां है आपके? अब इसमें आपको थोड़ा सा ट्विस्ट है, उत्तरी अटलांटिक महासागर या दक्षिणी अटलांटिक महासागर, दो भागों में डिवाइड है ये भी। तो इसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो उत्तरी अटलांटिक महासागर है, ठीक है, उत्तरी अटलांटिक महासागर के अंदर। ये देखो, ये जो लोकेशन आप देख पा रहे हो ये आपके बरमूडा ट्रायंगल की है, और ये जो देख पा रहे हो आप, ये एस आकार में इस तरीके से, ये अटलांटिक महासागर ही है, और ये पूरी लोकेशन ये बरमूडा ट्रायंगल की ये लोकेशन है, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सा असुमेलित है, यानी आकार के आधार पर कौन सा असुमेलित है? अटलांटिक महासागर एस आकार अभी अपन ने देखा, ठीक है। प्रशांत महासागर बिल्कुल त्रिभुजाकार ही है, और हिंद महासागर देखोगे तो एम आकार का ही है, और एम आकार भारत के कारण ही, भारतीय उपमहाद्वीप के कारण ही इसका एम आकार बनता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? ये सभी के सभी सारे सुमेलित हैं, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सर्वाधिक लवणता वाला सागर मृत सागर है, यह जॉर्डन व इजराइल की सीमा पर स्थित है। बताओ, यदि झील की बात करते तो लेक वॉन टर्की वाली वो आ जाती, यहां पे बात हो रही सागर की, तो इसमें से ये सर्वाधिक लवणता वाला सागर मृत सागर सही है, और ये जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर ही है, दोनों सही है। तो इसमें से कौन सा? दोनों कथन सही है, ठीक है, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट प्रश्न, समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितने प्रतिशत भाग को घेरे हुए हैं? समुद्र पृथ्वी के अंदर मतलब जल कितना है, सीधी सी बात यह है। तो यदि साधारण शब्दों में देखा जाए तो जल जो है वो 71% है, और स्थल जो है वो 29%, सामान्य तौर पे देखा जाए तो, ठीक है। तो इसमें से अब कौन सा करीबी उत्तर है? 70%। अब ये वहां पे ये मत देखना सर हमने तो जो है 71.7 पढ़ा, यहां तो ऑप्शन ही नहीं दिया। ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमेशा ऑप्शन के अनुसार सही करने हैं, जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं उसके अनुसार सही होने चाहिए, ठीक है ना। चलिए, निम्न में से किस महासागर की विशेषता प्रवाल भित्ति है? प्रवाल भित्ति यानी मूंगे की चट्टाने, मूंगे की चट्टाने होती है, यही प्रवाल भित्तियां कहलाती है। और यहां पे प्रश्न आपके हैं कि किस महासागर में सबसे ज्यादा है, यानी किसकी विशेषता प्रवाल भित्तियां है। अब इसमें बहुत सारे अलग अलग तरह की प्रवाल भित्तियां होती है, ठीक है, अवरोधक प्रकार की भी होती है, एटॉल भी होती है, वलयाकार भी होती है, बहुत तरह की है। उसके लिए यदि प्रवाल भित्ति समझे तो अपन को एक क्लास चाहिए पूरी पूरी, तो अपन इसको क्या है ऑब्जेक्टिव बेस ही रख रहे हैं ये। तो यदि आप देखेंगे तो ये इसका सही उत्तर क्या है? प्रशांत महासागर, क्योंकि प्रशांत महासागर के अंदर ही यदि ऑस्ट्रेलिया के पास में देखोगे तो ग्रेट बैरियर रीफ, जो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कही जाती है, वो भी यहीं पे स्थित है, प्रशांत महासागर के अंदर ही। नेक्स्ट, दैट्स ऑल योर ऑनर। जितना फास्ट हो सका, ताकि समय बचाना भी देखो जरूरी होता है। इतने सारे, कम से कम अपन ने इस क्लास के अंदर 80 से लगाकर 100 फैक्ट के करीब कवर किए होंगे, लेकिन अपन ने समय को भी बचाया है। मात्र 50 मिनट के अंदर आप लोगों को ये चीज करवाई है। और देखो जितना, ये तो क्या है, एक माहौल बनाने के लिए कि आप लोगों के अंदर रिवीजन का माहौल बनेगा, ताकि आप इसके प्रति रहेंगे, और कुछ प्रश्न नहीं भी आए तो आप उसको रिवाइज करोगे वापस। लेकिन यहाँ पे मैं ज्यादा कठिन प्रश्न शामिल करने की कोशिश नहीं करता हूं, कारण यह है कि ये जो रिवीजन का दौर होता है ना, इसमें किसी भी विद्यार्थी के अंदर हीन भावना नहीं आनी चाहिए, या वो डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं ज्यादातर उन ऐसे प्रश्न शामिल करता हूं जिनसे उनका कॉन्फिडेंस बढ़े, क्योंकि यहाँ पे उद्देश्य वही है कि कॉन्फिडेंस बढ़ना जरूरी है। यदि कॉन्फिडेंस डाउन हुआ तो उनको वापस फिर उस परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए बहुत समय लग जाता है। तो यहाँ पे मेन यही है। बाकी आप लोगों को जो है अभ्यास के लिए बहुत सारी अपने बहुत नॉर्मल चार्ज के अंदर टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवा रखी है, और काफी सारे हजारों की संख्या में विद्यार्थी अभ्यास कर भी रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों के मतलब आज के दौर में, कंपटीशन के दौर में ये अभ्यास जो है एक महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। तो अब आज की क्लास में इतना ही। करंट की मुझे पता है काफी सारे विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर करंट की, मुझे भी ध्यान है कि करंट की क्लास देनी है, लेकिन थोड़ा सा जो है हमारे जो है टाइमिंग बहुत शेड्यूल टाइट रहता है। आप ये अनुमान लगाइए कि डेली आपको एक क्लास तो देनी ही है, उसके लिए हमें भी तो अपडेट रहना पड़ता है, हमें स्लाइड्स पे मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें हैं। अब आप लोगों की जो है एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए आप लोगों को लगता है सर क्या बस एक ही क्लास के पीछे भी तो अब ये भी देखिए विद्यालय खुल चुके हैं, हमें वहां भी जाना है। उस एक क्लास के पीछे हमारी 6 घंटे की मेहनत है, वो भी तो करनी है। अब सिर्फ क्लास फेंकने से मतलब नहीं है कि ये भी दे दो वो भी दे दो, लेकिन उसके अंदर यदि मेहनत नहीं की है, उसके अंदर व्यवस्थित
चीज कंटेंट सही तरीके से नहीं है तो उस क्लास का भी कोई मतलब नहीं है। इसलिए एक क्लास भी यदि मिल रही है तो वो व्यवस्थित तरीके से मिल रही है तो आप लोगों के लिए अच्छा है। बाकी आप लोगों को पता ही है, आप लोगों के लिए प्रयास हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, आगे भी करते रहेंगे। आप लोगों का विश्वास है उसको बनाए रखें और जैसे जितना बेहतर हो सकेगा और भी करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।